नमस्कार। दुनिया जहान के इस साप्ताहिक राउंड अप में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र रंजन। आज हम लोग 4 ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की चर्चा करेंगे जिनका हमारी समझ में वो रोज़मर्रा की घटनाएं तो हैं, लेकिन उनका असर दूर तक जाने वाला है। और इस सिलसिले में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से भारत के सीधे हित जुड़े हुए हैं। ये बात बार बार कही जाती रही है, आज भी कही जा रही है। अब वहाँ से इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन ने ये ऐलान कर दिया कि जो तमाम अमेरिकी फ़ौज है और उसके साथ ही जो पूरे नाटो कंट्रीज़ की फ़ौज है वो 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान से चली जाएगी। पहले उन्होंने 11 सितंबर कहा था, लेकिन अब 11 दिन पहले वो फ़ौज वहाँ से चली जाएगी। जाहिर है उसके साथ ही वहाँ पर एक तरह का वैक्यूम, एक तरह का शून्य पैदा होगा, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका ने बिना इस पे विचार किए कि उसके जाने के बाद क्या होगा, किसकी सत्ता होगी, उसने जाने का फ़ैसला कर लिया। जाहिर है यह तो एक तरह से जो बाइडेन ने जो भाषण दिया और जिस तरह से उन्होंने अपने देश की जनता को समझाने की कोशिश की कि हम वहाँ 20 साल रहे, अगर 1 साल और भी रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। कुल मिलाकर ये एक तरह से अपनी हार की स्वीकारोक्ति थी। इस बात का एक्सेप्टेंस था कि अमेरिका जिस मकसद के लिए वहाँ आया था उसे वो अचीव नहीं कर पाया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होने के बावजूद और हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत और हज़ारों लोगों के विकलांग होने के बावजूद। तो यह तो एक तरह से अमेरिकी सत्ता की सीमा अफ़गानिस्तान में रेखांकित हुई, यह उसकी स्वीकारोक्ति थी। लेकिन जो उसके बाद का सवाल है कि अफ़गानिस्तान में होगा क्या, उसके संकेत हमें मिल रहे हैं। तालिबान, जिसे हटाने के लिए अमेरिका ने 20 साल पहले हमला किया था, उसने अभी, जबकि कुछ अमेरिकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में हैं, तभी जैसा कि तालिबान ने दावा किया है और इस दावे को लगभग सभी लोग मान रहे हैं कि देश के लगभग 85% हिस्सों पे उसका कब्जा हो चुका है। तालिबान ने कहा है कि उसका पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो करार हुआ था, इसकी वजह से वो काबुल को अभी निशाना नहीं बना रहा है। यानी जब 31 अगस्त को अमेरिकी फ़ौज वहाँ से बिल्कुल चली जाएगी तो काबुल पे उसे कब्जा करने में बहुत समय लगेगा, ऐसा लगता नहीं है। और इसके संकेत जो इस समय इस क्षेत्र में गतिविधियां हैं उसमें भी देखने को मिल रही है, चाहे रूस हो, ईरान हो या चीन। ये 3 ऐसे देश इमर्ज करके आए हैं जो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। अभी एक खबर आई है कि रूस में पिछले हफ्ते अभी के वहाँ जो राष्ट्रपति हैं अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी, उनके शासन के साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो गए थे, लेकिन रूस ने उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया। उसने ज़्यादा तवज्जो उसके 1 हफ्ते बाद आए तालिबान की प्रतिनिधिमंडल को दिया। इसी तरह इसी हफ्ते 2 दिन की ईरान में एक बैठक हुई, वहाँ भी तालिबान सबके केंद्र में रहा। अब चीन जबकि एक्टिव हुआ है तो चीन के सामने तालिबान ने अपना चारा फेंक दिया है। उसने कहा है कि हम 85% ऑफ कंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं और हम चीन के इन्वेस्टमेंट को, हमारे लिए वो वेलकम है और हम ही उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। जाहिर है चीन का साथ भी कमोबेश तालिबान को मिलेगा। और पाकिस्तान, चूँकि वैसे भी पाकिस्तान के तालिबान से अच्छे संबंध हैं और पाकिस्तान चीन के खेमे का देश है, तो अफ़गानिस्तान में चीन, रूस और ईरान का प्रभाव बढ़ेगा, ऐसा अभी फ़िलहाल ऐसे संकेत मिल रहे हैं। भारत में एक रक्षा विशेषज्ञ हैं प्रवीण स्वामी, उन्होंने ये कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाता है तो भारत को 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी 3 मोर्चों पर, एक तो चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पहले से हैं, अफ़गानिस्तान के मोर्चे पे भी रहना चाहिए। और वहाँ से कश्मीर में जो एक बार फिर से उग्रवादियों का मनोबल बढ़ सकता है या उसके लिए सपोर्ट का सिस्टम बन सकता है, जैसा कि 11 सितंबर 2001 के पहले हम लोगों ने देखा था
ये सारी संभावनाएं, सारी आशंकाएं मंडरा रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कूटनीति चल रही है उसके भीतर भारत की कोई पहुंच नहीं दिखती है। भारत को एक तरह से उसमें उनकी चिंता सुनी तो जा रही है, लेकिन भारत उसमें कोई भूमिका निभाए इसके लिए न तो रूस ने कोई पहल की है, न ईरान ने की है, और चीन तो जाहिर है नहीं करेगा। तो अब हम अपने दूसरे विषय की तरफ आते हैं, और वो है अमेरिका में एक उठाया गया बेहद अहम कदम। जो बाइडेन को राष्ट्रपति बने 6 महीने होने को हैं, लेकिन इन 6 महीनों में अगर कहा जाए कि सबसे कोई अहम कदम इकोनॉमी के में उन्होंने उठाया है जिसे वो लागू करने की स्थिति में है, तो वो उन्होंने मोनोपोली एंटी ट्रस्ट मेजर के लिए जो 72 उपाय घोषित किए हैं वो है, जिसका ऐलान उन्होंने इसी हफ्ते किया। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी उन्होंने की जिससे हम लोग, हमारे देश में भी उसका एक रेलिवेंस है, प्रासंगिक दिखता है। जो बाइडेन ने कहा कि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद में अगर प्रतिस्पर्धा न हो, कंपटीशन न हो, तो पूंजीवाद नहीं रह जाता है, वो है एक्सप्लॉइटेशन बन जाता है, शोषण बन जाता है। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी पूंजीवाद की ताकत यही रही है कि इसमें ओपननेस रहा है, खुलापन रहा है और कंपटीशन रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में खासकर ये हाई टेक कंपनियां आई, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी धारणा रही है कि इन कंपनियों का एकाधिकार वहाँ बनने लगा था। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का तो उपाय काफ़ी पहले, 2 दशक पहले, जब ये शिकायत आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली हो गई है, तो माइक्रोसॉफ्ट को 2 भागों में बांट दिया था अमेरिका की तब की सरकार ने। अब जो कदम उठाए गए हैं उसके तहत जो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियों को आसानी से खरीद न लें, वो अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों पर अनुचित शर्तें ना थोप दें, जैसे कि वो उनके कॉम्पिटिटर कंपनी में नहीं जाएंगे। जो कंपनियों के मालिक हैं वो आपस में गुटबाजी करके कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को निम्न स्तर पे बनाए रखने की जो कोशिशें वो करते हैं वो भविष्य में ना कर सकें। तो जो एम्प्लॉइज है उसको भी एक और ऐसे हालात मिले कि वो जब चाहें और जहां फ़ायदेमंद जॉब उनको मिले वो उसमें जा सकें। और लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण बात है कि किसी एक फील्ड में किसी एक कंपनी की मोनोपोली ना हो, इसे तोड़ने का उपाय किया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने यहाँ व्हाइट हाउस में एक एंटी मोनोपोली यूनिट बनाने का फ़ैसला किया है। ये ध्यान देने की बात है कि पिछले साल उन्होंने जब ये ऐलान किया कि जो अमेरिका का फेडरल कमीशन है जो ऐसे मामलों को देखता है, फेडरल ट्रेड कमीशन, उसकी चीफ लीना खान होंगी, तभी ये संकेत मिल गया था। लीना खान इसलिए जानी जाती हैं कि उन्होंने लगातार मोनोपोली के ख़िलाफ़ और कंपनियों की जो गुटबाजी होती है वो जो कार्टेल बना लेती हैं और कीमतों को ऊंचा रखने, अपने उत्पाद की कीमतों को, या जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स को सप्रेस करने, उनकी वेतन और सुविधाओं को सप्रेस करने की कोशिश करती हैं। इसके खिलाफ़ वो लंबे समय से कैंपेन चलाती रही हैं, अभियान चलाती रही हैं। अब उन्हीं के हाथ में ये मोनोपोली रोकने का जो ऐलान किया है, कुल 72 उसमें मेजर्स पर दस्तखत किए जो बाइडेन ने, वो उनको दिया गया है। और अमेरिका की जो एजेंसियां हैं उन्हें कहा गया है कि इस काम को अब सबसे ऊंची प्राथमिकता देकर सामने लाना है, क्योंकि अमेरिका में ये शिकायत गहराती गई है कि कंपनियों ने जो कार्टेल बनाया, कंपनियों ने जो अपनी मोनोपोली वो कायम करती चली गई हैं, उससे आविष्कार की भावना नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो जैसे ही कोई कंपनी नई बनती है उसको वो खरीद कर लेती हैं इस आशंका में कि ये आगे चलकर उन्हें कंपटीशन दे सकती है। तो उन्होंने आविष्कार की भावना को दबाया है। कंपटीशन की वजह से जो कंज्यूमर्स को फ़ायदे होते हैं उसको उन्होंने हड़प लिया है। और यही वजह है कि अमेरिका में गुज़रे सालों के दरमियान गैर बराबरी बहुत बढ़ी है और एक तरह से कार्टेलाइजेशन जो वहाँ होता चला गया है। तो ये जो बाइडेन प्रशासन ने उसे रोकने का उपाय किया है। अब अपने देश से हम लोग तुलना करके देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह हमारी सरकार जो है वो कुछ समूहों का मोनोपोली बनाने में मददगार बनी हुई है। लगातार अर्थव्यवस्था के हर
क्षेत्र में उन्हीं कंपनियों का कब्जा एक तरह से होता जा रहा है और बाकी जो पूरी अर्थव्यवस्था में उसका असर है हम लोग देखते हैं। कैसे कुछ साल पहले तक हम लोगों के पास मोबाइल कनेक्शन रखने के अनगिनत हमारे पास विकल्प होते थे, जिनमें की सुविधाओं की भरमार होती थी, सस्ते से सस्ती सुविधाएं मिलती थीं। आज वो स्थितियां कहाँ चली गई, क्या हो गया, ये सवाल हम लोगों को ज़रूर पूछना चाहिए जब दुनिया के सबसे बड़े पूंजीवादी देश ने मोनोपोली रोकने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। अब हम गौर करेंगे चीन पर। राष्ट्रपति जो बाइडन जब कैंडिडेट बाइडन थे, चुनाव लड़ रहे थे, तभी उन्होंने ये वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो वो एक समिट ऑफ डेमोक्रेसीज का आयोजन करेंगे। यानी जो देश लोकतांत्रिक हैं, यानी अमेरिका जिन्हें लोकतांत्रिक मानता है, उन देशों के नेताओं को बुलाकर एक शिखर सम्मेलन वो आयोजित करेंगे, जिसमें ये बात की जाएगी कि दुनिया में जो तानाशाही की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं उसको कैसे रोका जाए, या लोकतांत्रिक देश एकजुट होकर तानाशाही वाले देशों का कैसे मुकाबला करें। जाहिर है उसमें निशाने पर चीन था, लेकिन वो एक अलग संदर्भ है। समिट ऑफ डेमोक्रेसीज 6 महीना हो गया उनके राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा था कि वो अपने कार्यकाल के पहले साल में ये करेंगे। अब 6 महीने बचे हैं, अभी तक उसकी कोई सुगबुगाहट सुनाई नहीं दी है, क्योंकि कौन डेमोक्रेटिक है और कौन नहीं ये तय करना उनके लिए मुश्किल बना हुआ होगा, जब बहुत से देश हैं जिन्हें लोकतांत्रिक कहा जाता था, खुद अमेरिकी संस्थाएं और पश्चिमी संस्थाएं कह रही हैं कि वो बैकस्लाइड कर गई हैं। वहाँ पर जो एक ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी वहाँ आ गई है, वहाँ पर सिविल लिबर्टीज़ को सप्रेस किया जा रहा है, तो जो बाइडन प्रशासन के लिए ये कठिन काम होगा। लेकिन चीन ने इसी हफ्ते एक पॉलिटिकल पार्टीज का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, और जैसा कि बताया गया कि उसमें 160 देशों के लगभग 500 राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उसमें तकरीबन 20 तो वैसे थे जो अपने देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, और इन सभी देशों ने मौका जो था वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 100 साल पूरा होना था, जो 1 जुलाई को हुआ, और तब से एक हफ्ते तक लगातार उस समारोह को मनाया गया। संदेश क्या है? संदेश यह है कि अभी अमेरिका अपने साथ किसको ले, किसको जोड़े, किसे वो डेमोक्रेसीज के रूप में शामिल करे, अभी इसकी वो सोच विचार में लगा हुआ है। तब तक चीन ने ये दिखाया कि उसके साथ दुनिया में कितनी ज़्यादा संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज और देश खड़े हैं, और अगर उसमें 20 ऐसे नेताओं ने संबोधित किया जो अपने अपने देशों में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, तो इससे भी जो चीन को अलग थलग करने की एक स्ट्रेटजी अमेरिका की और यूरोपियन देशों की, कुछ यूरोपियन देशों की रही है, उसके लिए उसका यह एक तरह से जवाब था। और हम लोग सभी जानते हैं कि शिनजियांग प्रांत उनका जो है, जहाँ पर कि उइघुर मुसलमानों के कथित दमन का मामला वेस्टर्न कंट्रीज ने काफ़ी जोर शोर से उठा रखा है, उस पर जब यूनाइटेड नेशंस में बात आई थी तो ज़्यादातर संख्या उन देशों की थी जिन्होंने चीन को सपोर्ट किया था, और उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम देश थे। मुस्लिम देशों का जो ने ये वहाँ पर कहा कि हमारी जो जानकारी है वहाँ वैसा मुसलमानों का कोई दमन नहीं हो रहा है। अब ये जो सम्मेलन हुआ, इसमें भी इमरान खान भी बोले, कई मुस्लिम और नेता भी बोले इसमें। तो कुल मिलाकर जो इसका क्रक्स है, जो इससे संदेश आता है कि एक समय अमेरिका जितनी आसानी से सोवियत यूनियन को अलग थलग करने की कोशिश में कामयाब होता दिखता था, कम्युनिस्ट बनाम नॉन कम्युनिस्ट देशों का गठजोड़ करके, चीन के मामले में उसकी ये स्ट्रेटजी ज़्यादा कारगर हो नहीं रही है। जाहिर है उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि चीन एक आर्थिक ताकत है। वो सभी इस तरह के देशों में वो उसने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, उनको उसने डिप्लोमेटिक सपोर्ट किया है, कोरोना वैक्सीन के रूप में उसने अपनी सपोर्ट किया है, जिसे कि वेस्टर्न मीडिया ने वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा। तो
ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया के जो देश, उसमें बड़ी संख्या में आज ऐसे देश हैं जो चीन के खिलाफ लामबंद होने की अमेरिकी स्ट्रेटजी से जुड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। यह बात जब हम लोग अमेरिका बनाम चीन के शीत युद्ध की बात करते हैं तो ध्यान में रखनी चाहिए। और इस हफ्ते चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने शताब्दी समारोह में यही संदेश देने के लिए संभवतः एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसको कि खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संबोधित किया। आज अपने इस वीकली राउंड अप के आखिर में हम बात करेंगे ओलंपिक खेलों की। ओलंपिक खेल दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन होते हैं। ओलंपिक खेल की मेज़बानी मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले तो उसके लिए कितनी तरह की उसमें कैलकुलेशंस आते हैं, कितनी तरह की जोड़ तोड़ होती है, तब जाकर किसी देश को ओलंपिक मेज़बानी मिलती है। 2020 के ओलंपिक खेलों का मेज़बान टोक्यो था, लेकिन 2020 में कोरोना महामारी की वजह से वहाँ पर उन खेलों को टाल दिया गया। अब वो खेल 23 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन बड़ी अजीबोगरीब परिस्थितियों में वो शुरू होने जा रहे हैं। अजीबोगरीब परिस्थितियाँ यह हैं कि टोक्यो में कोरोना महामारी की नई लहर आ गई है। इसकी वजह से वहाँ फिर से आपातकाल लागू कर दिया गया है। 2 रोज़ पहले ये फैसला हुआ कि अब उसमें किसी भी दर्शक को नहीं आने दिया जाएगा। यह फैसला पहले ही हो गया था कि किसी विदेशी दर्शक को नहीं आने दिया जाएगा। और इस हालात में जो चाहे वो खिलाड़ी हों या देशों की टीमें हों या ब्रॉडकास्टर हों या स्पॉन्सर हों या वहाँ ऑर्गेनाइजर, सबको अपनी तैयारियों और स्ट्रेटजी को नया रूप देना पड़ रहा है। अब भारत जैसे देश, जहाँ पे डेल्टा वेरिएंट जो है कोविड-19 का, उसका माना जाता है कि यहाँ काफ़ी प्रसार है, और वैसे दुनिया के बहुत से देश हैं जहाँ ये डेल्टा वेरिएंट फैला है। तो जापान ने इन देशों के लिए एक अलग नियम बना दिया है कि यहाँ के जो खिलाड़ी आएंगे उनको लगातार 5 दिन तक कोविड टेस्ट उनको कराना पड़ेगा। पहले वो अपने इवेंट से सिर्फ 5 दिन पहले आएंगे, जिसमें 3 दिन वो किसी से मिलजुल नहीं सकेंगे। ये बड़ी अजीब स्थितियाँ हैं। खिलाड़ियों का एक मनोविज्ञान होता है जिसमें वो जाकर कॉम्पीट करते हैं। अब अभी जब आपातकाल वहाँ लागू किया गया टोक्यो में, तो ये खबर आई कि वहाँ जितने लोग आएंगे, चाहे वो खिलाड़ी हों, जर्नलिस्ट हों, उनका डेली बेसिस पे कोविड टेस्ट किया जाएगा। अब इससे जो भय का माहौल बनता है, जो चिंता का माहौल बना है, क्या उसमें ओलंपिक खेल एक नॉर्मल नेचुरल ढंग से हो पाएंगे? क्या एक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का उस ढंग से प्रदर्शन कर पाएगा जैसे कि वो सामान्य स्थितियों में करता है? कहा जाता है कि ओलंपिक में भाग लेना किसी भी खिलाड़ी के जीवन का सबसे अहम दिन होता है, सबसे अहम मौका होता है। लेकिन अगर उस अहम मौके पर ना कोई दर्शक हो, उसके दिमाग में संक्रमित होने का भय समाया हुआ हो, और ख़ुद ये नियम है कि अगर जो रोज़ाना टेस्ट होगा उसमें अगर कोई खिलाड़ी पॉजिटिव पाया गया तो उसे बाहर कर दिया जाए, तो जब इवेंट शुरू होगा उसके ठीक कुछ मिनट पहले तक भी ये हो सकता है कि कोई खिलाड़ी उससे विड्रॉ कर जाए। तो ऐसे में कंपटीशन कैसे हो? तो ये सवाल उठता है कि आखिर ओलंपिक क्यों कराया जा रहा है। दुनिया भर में ये शिकायत पिछले दशकों में बहुत तेज़ी से गहराई है कि खेल अब सिर्फ खेल नहीं रह गए हैं। खेल अब एक कॉमर्शियल मौका बन गए हैं, जिसमें जो प्रायोजक कंपनियां हैं और जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं ओलंपिक समिति के, या जो भी समिति हो, अगर फुटबॉल है तो फीफा या क्रिकेट है तो आईसीसी, उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो सबसे अहम होते हैं। और उसके तहत न सिर्फ बाकी हितों की उपेक्षा की जाती है, बल्कि खिलाड़ियों के हितों की भी उपेक्षा की जाती है। ये कैसे की जाती है? अभी पिछले कुछ समय पहले जब फ्रेंच ओपन टेनिस हुआ था तो वहाँ नाओमी ओसाका के साथ जो हुआ वो हम लोगों ने देखा। या अभी कैसे कुछ समय पहले जो यूरोपियन फुटबॉल क्लब ने अपना एक कार्टेल बनाने की कोशिश की थी यूएफा और फीफा को धता बताते हुए, बिल्कुल वो भी देखा गया था।
इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक एक खेल के रूप में हो रहे हैं या कॉमर्शियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हो रहे हैं। हालांकि उन इंटरेस्ट को भी अब ये सर्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो जिद है खेल कराया जाएगा, भले खिलाड़ी का जो भी मानसिकता हो, मनःस्थिति हो, लोगों की जो मनःस्थिति हो, उस देश के का बहुमत, जनमत का बहुमत चाहता हो या नहीं चाहता हो, तो ये बड़ी अजीब बात है। और इस बात को आज जब कभी हम लोग खेल का आनंद लेते हैं तो इस सवाल को भी ज़रूर अपने दिमाग में रखना चाहिए और इस पर एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए कि खेल आखिर किसके लिए। तो आज बस इतना ही। अब हम हर हफ्ते इसी तरह एक वीकली राउंड अप लेकर आपसे मिलेंगे, जिसमें उस हफ्ते की जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी उस पर एक चर्चा, अपनी जो समझ है, जो सोच है, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।